हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था सेल में बात करी जाए तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, डायग्रामेटिक वे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट किया था। थ्योरी में बात करी जाए तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, तो सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सारी चीज़ें पढ़ी थी। दूसरा कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य, उसके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स, प्लांट सेल हो यानी जंतु कोशिका हो चाहे फिर पादप कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों से रिलेटेड जितने सारे साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने अंग प्रेजेंट होते हैं कोशिका के, उन सब के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है उसका नाम है न्यूक्लियस, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, थ्योरी वाले पार्ट को करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, है ना, ताकि थ्योरी जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, थ्योरी को रटना ना पड़े। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बनाया हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। देखिए, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में, कोशिका में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये किस सेल की बात करी जा रही है, जब एनिमल सेल की बात करी जाएगी यानी कि जंतु कोशिका की बात करी जाएगी, तो वहाँ पर जो सेल होगा यानी जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब पादप कोशिका की बात आए यानी प्लांट सेल की बात आती है, तो वहाँ पर ये न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है। उसका कारण क्या है, सेंटर में नहीं होता तो कहाँ होता है और क्यों नहीं होता है, दोनों चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, सेंटर में नहीं होता है, कॉर्नर में होता है। अब वहाँ क्यों होता है, सेंटर में क्यों नहीं होता, उसका कारण होता है कि प्लांट सेल में एक बड़ी सी स्फेरिकल सिंगल लेयर की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्फेरिकल क्या, लंबी और बड़ी सी पाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम है वैक्यूल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। यानी प्लांट सेल में सेंटर में क्या, एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है, बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है यानी जो रिक्तिका होती है, ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या करती है, पुश कर देती है कॉर्नर की तरफ। इसी वजह से जो प्लांट सेल है वहाँ पर जो न्यूक्लियस है सेंटर में ना होकर कॉर्नर में होता है। तो आपको उपस्थिति प्रेजेंट पता चल गई होगी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका वर्क क्या होता है, काम क्या करता है। तो इसका काम होता है सेल के जितने सारे एक्टिविटी है, जितने सारे कार्य हैं, उनको कंट्रोल करना। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, तो सेल का कंट्रोलर सिस्टम बोलते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी का जो कंट्रोलर सिस्टम है वो हमारा ब्रेन है, वैसे सेल की बात करी जाए तो वहाँ पर कौन है, वो है न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कहाँ पे उपस्थित होता है ये बताया, इसका काम क्या होता है ये बताया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। ठीक है, जो कि बाहर की तरफ दो लेयर से बना होता है। ठीक है, बाहर की तरफ दो झिल्लियों से क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, वो झिल्लियाँ जो होती है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि अगर हिंदी में बात करें क्या बोलते हैं, तो केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और यही वो लेयर है। ठीक है, देखिए, दो लेयर होती हैं यहाँ पर, ये एक लेयर, एक ये लेयर। जो बाहर की लेयर होती है उसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी बाहरी केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, बाह्य केंद्रक झिल्ली। और जो अंदर की होती है उसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो ये क्या है, तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। जो कि कैसे होती है, डबल लेयर में होती है, दोहरी संरचना में होती है। ये देखिए, एक ये दोहरी होती है। जिसमें बात करी जाए तो ये वाला आउटर है, ठीक है, और ये वाला इनर है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ओवरऑल क्या है, केंद्रक झिल्ली है। तो इसको मिटा के मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा ना। देखिए, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली है, जो कि दोहरी संरचना में पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। ये जो केंद्रक झिल्ली होती है ना,
ये क्या करती है, जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म को अलग करने का काम करती है, जबकि दोनों एक ही सेल के अंदर एक ही जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन क्या करती है, दोनों को अलग करती है। तो वो कौन सी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक की झिल्ली, इसीलिए इसे बोला जाता है केंद्रक झिल्ली। अब देखिए, जो ये केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कैसी होती है, पोरस होती है, इसमें छेद पाए जाते हैं। छेद क्यों पाए जाते हैं, ये देखिए, ये जो यहाँ पे हमने स्पेस बनाया है ना, ये हमने छिद्र बनाया है इसके, ठीक है। तो ये इनका नाम क्या है, इनका नाम है न्यूक्लियर पोर, या फिर केंद्रक छिद्र बोल सकते हैं आप, न्यूक्लियर पोर, या इसको मैं बोल दूँ केंद्रक छिद्र। ये क्यों पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, तो ये पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य है और जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो पदार्थ है ना, एक दूसरे के अंदर जो पदार्थ है उनका आवागमन हो सके, ठीक है, वो आ जा सके, इस वजह से यहाँ पर ये पोर पाए जाते हैं और इनके आवागमन को कंट्रोल भी करती है ये, ठीक है, कंट्रोल। जैसे जो सेल मेम्ब्रेन थी, यानी कि जो कोशिका झिल्ली थी, वो यही काम कर रही थी, वही काम यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। ओके, तो ये हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो हमने बताया बाहर की तरफ दोहरी संरचना में लेयर पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये कैसी होती है, छिद्रयुक्त होती है, यानी कि इसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो कोशिका द्रव्य, यानी कि जो बाहर सेल होती है ना, उसके अंदर सेंटर में पाया जा रहा है, सेंटर या कॉर्नर में हो, तो बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। अब बात करते हैं अंदर की। ये तो हो गया भैया बाहर वाली बात कि हाँ ये लेयर प्रेजेंट होती है, इसे क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं न्यूक्लियर की। अब आगे बात करते हैं कि इसी के अंदर यहाँ पर देखिए कुछ डॉटेड डॉटेड खूब सारा हमने फिलअप किया है ना, ऐसे मार्कर से खूब सारा। तो ये जो तरल पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर के अंदर एक तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, उस तरल पदार्थ को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, ये जो छोटे छोटे हमने ऐसे बनाया, मतलब कि ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, चिपचिपा सा, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, यानी हम बोल सकते हैं कि केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, तो केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। जो ये केंद्रक द्रव्य है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के। वो कौन कौन से है, वो है, एक ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे सघन संरचना हमने बनाई, ग्रीन कलर का दिख रहा है ना। तो ये जो सघन संरचना हमने बनाई है ना, ये है क्या, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक के, ये टोटल ये है क्या, केंद्रक है ना, केंद्रक के ये जो मैंने डॉटेड वाला फॉर्म, जो डॉटेड फिलअप किया है, ये क्या है, तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो केंद्रक के न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में एक गाढ़ी, एक सघन छोटी सी सघन संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका बोलते हैं। तो ये क्या है, ये है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, जिसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रिका। इसको क्या बोला जाता है, केंद्रिका बोला जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, एक छोटी सी सघन संरचना प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। और देखिए आगे, ये जो सारा खूब सारा ऐसे धागे नुमा संरचना दिख रही है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में, यानी केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य भरा है, उसमें ये बहुत सारे धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये जो धागे नुमा संरचना है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं।
या आप डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं, ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि ये क्रोमैटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सारी चीज़ें ये हैं। अब हम यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना, क्योंकि जो मैंने यहाँ लिखा है वही यहाँ पे स्ट्रक्चर में बता दिया कि न्यूक्लियस जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है। तो पादप कोशिका की बात करें तो कॉर्नर में होता है, और एनिमल की बात करें तो सेंटर में होता है। फंक्शन इसका सेल के जितने सारे काम होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो मैंने बताया कि बाहर की तरफ डबल लेयर में एक संरचना प्रेजेंट होती है गोल, है ना, जिसको क्या बोलेंगे, तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक दूसरे से अलग करती है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है, ये छिद्रयुक्त होती है, ठीक है, जिसका काम होता है जब साइटोप्लाज्म में पदार्थ हैं और न्यूक्लियस में हैं, दोनों का आवागमन हो सके उनको कंट्रोल भी करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके का तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में छोटी सघन संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, यानी केंद्रिका बोलते हैं। आगे बात करें, ये धागीनुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ मैंने लिखा है। अब हम बात करते हैं ये क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये धागे नुमा संरचना है ना, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बाहर कर लेती हूँ। देखिए इधर इससे इस ब्लैक से ही समझिए। देखिए हमने ये बनाया है न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियोलस नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब ये हम धागे नुमा संरचना दिखा रहे हैं। ये जो धागे नुमा संरचना है ना, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया क्रोमैटिन मटेरियल। क्या नाम दिया, क्रोमैटिन मटेरियल। देखिए जो डीएनए होता है ना, वो एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। जब जो डीएनए है, जब हिस्टोन प्रोटीन से मिल जाता है, यानी कि जब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से क्या हो कि डीएनए में जुड़ जाए, है ना, तब उसे क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए है, यानी हिस्टोन प्रोटीन नाम रखो, नाम याद रखो, चाहे फिर ऐसे ही याद रखो कि प्रोटीन प्लस डीएनए क्या कहलाता है, प्रोटीन प्लस डीएनए क्या कहलाता है, क्रोमैटिन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये खूब सारा पदार्थ है ना, मतलब कि ये जो खूब सारे धागेनुमा संरचना इसके अंदर पाए जा रही, जब इसको हम बाहर करेंगे, ठीक है। अब ये बाहर कब करेंगे, तो देखिए समझा रहे हैं, जब सेल डिवीज़न होता है तो ये जो खूब सारे धागेनुमा संरचना है ना, ये क्या होती है, अब कॉइल होने लगती है। अब कॉइल कैसे होती है, देखिए ये इस टाइप से कॉइल होने लगती है, ऐसे ऐसे इस टाइप से कॉइल होने लगती है। अब एक मान लीजिए ऐसे धागा है लंबा सा, और एक कॉइल वाला पार्ट है, ऐसे ऐसे करके खूब सारा ऐसे ऐसे करके, तो देखिए ये ज़्यादा लंबा होगा कि ये ज़्यादा लंबा होगा, ऐसा देखने में तो ये ज़्यादा लंबा होगा देखने में, जबकि ये वही है, दोनों वही हैं, लेकिन ये क्या होगा, जब कॉइल होगा तो छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। तो यही हम समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए जब जो ये धागेनुमा संरचना है, ये जब कॉइल होगी, जब सेल डिवीज़न होगा, जब ये कॉइल होगी तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है। सेल डिवीज़न के समय कॉइल होकर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। और देखिए होता क्या है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के कुछ इस तरीके से ये क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये ज़्यादा अच्छा नहीं बन पा रहा है, गोल है, ऐसे। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 दिखाए, इनको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ सिर्फ हमने 2 बनाए हैं, जबकि हैं बहुत सारे। सिर्फ बता रहे हैं कि जब ये जो एक धागेनुमा संरचना जब ये कॉइल हो जाती है सेल डिवीजन के समय, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम जो होता है इसमें प्रोटीन नहीं होता है, तो ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन क्रोमैटिन होता है। अब देखिए जो ये कॉइल वाला पार्ट है ना, इसको जब और बाहर निकालेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। तो ये है डीएनए, जिसे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, है ना। अब देखिए डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो देखिए जब इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा देता है 2 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। और डीएनए, जो ये डीएनए है ना, इसके किसी भी पार्ट को, किसी एक सेगमेंट को ले लेंगे, डीएनए के किसी एक सेगमेंट को अगर लेते हैं, तो डीएनए के किसी एक सेगमेंट को, यानी जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, सॉरी एक फ्रेगमेंट है डीएनए के किसी एक फ्रेगमेंट को, अगर इसको हम बाहर करें, फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, डीएनए के एक किसी फ्रेगमेंट को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो एक बार दोबारा समझते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको जब हम बाहर करते हैं, ठीक है, इसको बाहर कर लिया मैंने, यहाँ पे बना दिया, न्यूक्लियोलस नहीं दिखाया। तो जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, तो ये जो धागे नुमा संरचना है, ये क्या होती है, क्वाइल होने लगती है, और क्वाइल होकर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, और ये क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम ये जब इसको, ये धागा कॉइल वाला है ना, इसको जब बाहर निकाला जाता है, तो इस टाइप का कुछ मतलब और ज़्यादा मतलब बारीक किया जाता है, और ज़्यादा जूम करके देखा जाता है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, जो ये कॉइल वाला हिस्सा है। तो ये जब इस तरीके का दिखाई देता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, और डीएनए के किसी एक सेगमेंट को, किसी एक ऐसे काट देंगे, डीएनए के किसी एक सेगमेंट को क्या बोलेंगे, तो वो कहलाता है जीन कहलाता है। तो आई थिंक जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, दोनों क्लियर हुआ होगा। क्रोमैटिन जो होता है वो प्रोटीन के साथ, जब डीएनए किसी प्रोटीन के साथ मिल जाता है, एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जब उसके साथ मिलता है तो क्रोमैटिन कहलाता है। जब वो नहीं होता है, यानी कि जब वो प्रोटीन नहीं होता है, तो उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए क्या है, फ्रेगमेंट क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये था जीन और क्रोमैटिन और जो ये क्रोमोसोम है उससे रिलेटेड चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे जीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जीन जो है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सजीवों में जीन को क्या बोला जाता है, सजीवों में आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। ठीक है, सजीवों में आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है, कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये देख लेते हैं। देखिए सजीवों में आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है इसे। अब क्यों कहा जाता है सजीवों में आनुवंशिकी की इकाई, उसका कारण ये है कि जो ये क्या करता है कि जो पेरेंट्स के करैक्टर होते हैं ना, जो आनुवंशिक, जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनको, जो बच्चे में आनुवंशिक लक्षण आते हैं ना, तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो पेरेंट्स के करैक्टर होते हैं पूरे के पूरे तो बच्चे में आ नहीं जाते हैं, तो ये डिफरेंट कैसे हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट होता है उसी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जीन करता है। अब ये कैसे करता है इसको समझते हैं। देखिए जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब मम्मी और पापा, ठीक है, दोनों की बात करी जा रही है, तो पेरेंट्स के जो भी आनुवंशिक लक्षण आते हैं ना, तो वो क्या होते हैं कि दोनों के, मम्मी और पापा दोनों के जीन क्या होते हैं, आपस में संयुक्त हो जाते हैं, और यानी कि मिल जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जो करैक्टर होता है बच्चे में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, अलग हो जाता है, वरना एक जैसा रहे, है ना। अगर हम मम्मी की बात करें तो सिर्फ अगर एक ही चीज़ का मतलब पार्टिसिपेट एक ही चीज़ का रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि हाँ एकदम सेम टू सेम हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम ना होने का कारण यही है कि दोनों के जीन क्या होते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, और एक अलग ही लक्षण दिखाई देता है। यही इसका मतलब होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि सजीवों में आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है इसे। ठीक है, जीन आपको समझ में आया होगा, केंद्रक के बारे में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेंगे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बारे में, क्या होता है, टाइप ऑफ सेल के बारे में यानी कि बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।